और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो जेड डायनेस्टी 4 की शुरुआत हो रही है और हमें सबसे पहले एक मीटिंग हॉल को बताया जाता है जहाँ पर टियानयू टेम्पल का जो यंग लीडर है ना, साथ ही साथ किंग यू सेक्ट के बुड्ढे वगैरह है ना, वो आपस में यहाँ पर मीटिंग कर रहे होते हैं कि हमें जो बीस्ट किंग है उससे निपटने के लिए एक हो जाना चाहिए, वरना जिस दिन हम पर बीस्ट ने हमला कर दिया ना, बीस्ट किंग ने हमला कर दिया ना, तो शायद हम लोग जिंदा भी नहीं बचेंगे। इसलिए हमें एक हो जाना चाहिए। अब जब टियानयू टेम्पल का यंग बंदा ये कहता है ना, तो किंग यू टेम्पल का बुड्ढा चलता है तो हमें से रिला देते हैं कि ठीक है, मैं मैसेज भेजा देता हूँ मोंग के सेक्ट को, ताकि उन्हें भी हमारे ग्रुप में शामिल किया जा सके, ताकि हम ह्यूमन एक होकर बीस्ट किंग पर हमला कर आने वाली मुसीबत को मिटा सके। अब जैसी यहाँ पर ये बातें होती है ना, तो हमें दोबारा से टियानयू टेम्पल के यंग लीडर को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर किंग यू सेक्ट के बुड्ढे के सामने एक प्रस्ताव रख देता है कि हम ऐसा करते हैं कि हमारी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं। मैं मेरे फेंगयू टेम्पल का सबसे ऑनहार स्टूडेंट की शादी तुम्हारे किंगयू माउंटेन की जो ऑनहार लड़की है ना उससे करवाना चाहता हूँ। अब जैसे यहाँ पर फेंगयू टेम्पल का यंग लीडर ये कहता है ना, तो किंगयू टेम्पल का बुड्ढा चलता है तो हमें से ले जाते हैं कि ठीक है, मुझे इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अपनी वाइफ से पूछना चाहूंगा। वाइफ चलती है तो वो भी हमें से ला देती है और पूरी जिम्मेदारी जू किंग पर ही छोड़ देती है कि मेरी ओर से हाँ है। अगर जू किंग हाँ कहती है तो इस शादी को कोई भी नहीं रोक सकता। अब जैसे यहाँ पर किंगयू सेक्ट के लीडर की वाइफ भी ये कह देती है ना, तो सभी लोग जू किंग की ओर ही देखने लगते हैं कि जू किंग क्या कहती है। जू किंग चलती है तो कुछ देर तक सोचती है और फिर मना कर देती है कि नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती। अब जैसी जू किंग मना करती है तो सीन शिफ्ट होता है और प्रेमी सियाओ फैन को बताया जाता है, जो कि अचानक घबराहट में उठता है और सोचने लगता है कि मुझे अचानक क्या हुआ। अब देखो यहाँ पर जो एनिमे वाले हैं ना, वो हिंट दे रहे हैं कि भाई सियाओ फैन और जू किंग एक ही हैं, जो भी आगे बढ़ती हैं। अब यहाँ पर सियाओ फैन एकदम घबराहट से उठता है। अब इतने में हमें सियाओ फैन के बंदर को बताया जाता है, जो कि एक जानवर को पका रहा होता है सियाओ फैन के लिए। इतने में सियाओ फैन को महसूस होने लगता है कि मानो कोई उन्हें देख रहा है। तभी अचानक एक बहुत ही बड़ा टाइगर अचानक सियाओ फैन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ये सियाओ फैन के ऊपर नहीं, बल्कि जो सियाओ फैन के लिए बंदर खाना पका रहा था ना, उस खाने के ऊपर कर देता है। अब जब बंदर टाइगर को ऐसा करते हुए देखता है ना, तो बंदर चलता है तो गुस्सा हो जाता है और टाइगर से लड़ने लगता है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, लगे तेरी, और इनके बीच एकदम तगड़े मुकाबले होने लगते हैं। इतने में सियाओ फैन चलता है तो कुछ सोचता है और दोनों के मुकाबलों को शांत करवा देता है। और यहाँ पर जो टाइगर है ना, उसे चिकन में से कुछ हिस्सा दे देता है कि तुम एक खा लो, जिस वजह से टाइगर चलता है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब इतने में हमें यहीं पर बीस्ट किंग को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर आ चुका था। अब जैसे बीस्ट किंग यहाँ पर आता है तो वो अपने इंसानी रूप में था, इसलिए सियाओ फैन को भी ऐसा लगता है कि मानो ये नॉर्मल इंसान है और यहाँ पर ऐसे ही चलते चलते आ गया है। बीस्ट किंग चलता है तो वो भी आराम से सियाओ फैन के सामने बैठ जाता है और उससे बातचीत करने लगता है कि मेरे टाइगर ये बहुत ही ज्यादा खूंखार था, लेकिन ऐसा लगता है कि खाने की वजह से एक बिल्ली बन गया है। अब यहाँ पर बीस्ट किंग और सियाओ फैन चलते हैं तो आपस में बातचीत करने लगते हैं। बीस्ट किंग चलता है तो एकदम नॉर्मल इंसानों की तरह ही सियाओ फैन से बात करने लगता है और अपनी दुखों का टुकड़ा सियाओ फैन को सुनाने लगता है कि एक समय में मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और वो मेरे लिए सब कुछ थी। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन शायद इस दुनिया को कुछ और ही मंजूर था। दुनिया वालों ने उसे भड़का दिया और उसने मुझे धोखा दे दिया। अब जब सियाओ फैन बीस्ट किंग की बात सुनता है ना, तो सियाओ फैन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि भाई बीस्ट किंग ने क्या कह दिया। बीस्ट किंग चलता है तो बोलता है सियाओ फैन से पूछने लगता है कि तुम भी तो कुछ सुनाओ। अब सियाओ फैन चलता है तो वो भी सुनाने लगता है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीऊं या मरूं, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई जानता ही नहीं है और ना ही किसी को मेरी फिक्र है। इसलिए क्या ही फर्क पड़ता है कि ये दुनिया आज खत्म हो या फिर कल। एक थी जो कि मुझे शायद जान से भी ज्यादा प्यार करती थी और उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को सेक्रीफाइस कर दिया, और आज ऐसा समय आ गया है कि मैं अपनी जान देकर भी उसे जिंदा नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं खो सकूं, या फिर मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं पा सकूं। अब जैसे सियाओ फैन कहता है ना, तो उसे अचानक अपने दोस्तों की याद आ जाती है कि किंग यू सेक्ट में उनके बोले जाए तो उसके दोस्त रहते हैं, जैसे कि जू किंग वगैरह। तो लास्ट बार उनसे मिल लिया जाए ताकि कुछ खतरनाक करने से पहले मन को हल्का किया जा सके। अब जैसे यहाँ पर सियाओ फैन कहता है ना, तो इसी के साथ सीन से होता है और फिर हमें दोबारा से किंग यू सेक्ट के घूसड़ बुड्ढे को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर बातचीत कर रहे होते हैं कि जू किंग वो पहाड़ों में चली गई है अपनी सजा काटने के लिए। अब इतने में हमें यहीं पर सियाओ फैन को भी बताया जाता है, जो कि किंग यू सेक्ट के मास्टर और मास्टरनी की बात सुन रहा होता है। अब इतने में हमें इनकी बातों को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर कह रहे होते हैं कि वो जू किंग, उसे हमने किंग यू सेक्ट की ओर से कितना कुछ दिया, उसे सब कुछ दिया, लेकिन उसने आज हमारे साथ ही धोखा कर दिया। मास्टर नहीं चलती है तो वो अपने हस्बैंड को समझाने लगती है कि देखो उसमें जू किंग की कोई भी गलती नहीं है। ऐसा लगता है कि जो जू किंग है ना, वो अभी भी सियाओ फैन को एकदम दिल से चाहती है, इसलिए शायद उसने मना कर दिया है शादी करने से।
मास्टर चलता है तो गुस्सा हो जाता है कि वो इडियट, वो डेमन बन गया, उसने हमारे किंग यू सेक्ट पर हमला किया। मास्टर नहीं चलती है तो मास्टर को दोबारा समझाने लगती है कि इसमें हम स्याओ पेन को दोष नहीं दे सकते, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। उस समय के हालात ही ऐसे बने थे जिस वजह से उसे वो डेमन का रास्ता चुनना पड़ा, इसलिए हम उसे दोष नहीं दे सकते। अब इतने में हमें स्याओ फैन को बताया जाता है जो कि इन सारी बातों को सुन लेता है। स्याओ फैन चलता है तो जूकिंग को ढूंढने के लिए तुरंत जंगल में निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पहाड़ पर जूकिंग को बताया जाता है जो कि ऐसे खुली हवा में स्याओ फैन के बारे में ही सोच रही होती है। तभी अचानक पीछे से स्याओ फैन आ जाता है और वो जूकिंग को घूर घूर कर देखने लगता है। इतने में जूकिंग की नजर भी स्याओ फैन के ऊपर पड़ जाती है और दोनों एक दूसरे को ऐसे घूर घूर कर देखने लगते हैं और 2-3 पलों के लिए तो एकदम से खोई से जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ हवाओं की सरसराने की आवाज ही अकेली आती रहती है। अब इतने में स्याओ पेन के मुंह से निकलता है कि क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी। अब जैसे ही स्याओ पेन कहता है तो जूकिंग हैरान हो जाती है कि भला स्याओ पेन ऐसा कैसा कह सकता है। जूकिंग चलती है तो वो 2 कदम आगे बढ़ाती है और स्याओ पेन से पूछने लगती है कि तुम सच कह रहे हो, क्या तुम सच में डेमन का रास्ता छोड़कर मेरे साथ आना चाहते हो। अब जैसी जूकिंग ये कहती है तो हमें स्याओ पेन को बताया जाता है जिसे कि होश आ जाता है कि वो क्या कर रहा है। उसकी पहली और आखिरी मोहब्बतों पे आओ है तो भला वो जूकिंग के साथ या फिर उसका हाल चाल पूछने के लिए भला यहाँ पर क्यों आया है। अब भाई साहब ऐसे ही स्याओ पेन सोचता रहता है और ये एपिसोड खत्म हो जाता है यहीं पर मेन मूवमेंट पर। जो भी है मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।